हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम सोम। अभी मैं अपने स्टूडियो में हूँ और मैं म्यूजिक प्रोडक्शन, लाइव शोज और क्लासेस से मंथली 70 to 80,000 अर्न कर लेता हूँ। तो गाइज इनका नाम है शिवम, जो कि दिल्ली से एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और सिंगर हैं और ये बेसिला क्लासेस के स्टूडेंट भी रह चुके हैं और करंटली ये अपने म्यूजिक बिजनेस से कहीं ना कहीं 70 से 80 हज़ार रुपए कमा लेते हैं। तो जब मैंने इनसे इन डेप्थ डिस्कशन करी तो मेरे को समझ में आया कि 5 इनकम स्ट्रीम को यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ उसमें से जो इनकी लास्ट इनकम स्ट्रीम है उसको यूज करके तो दिन के 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। और गाइज आगे शिवम ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि कैसे उन्होंने ये इनकम स्ट्रीम को अचीव करा। तो मेरे को ये जानना है शिवम, जब आप आए भी तो आपने म्यूजिक अभी आपने फुल टाइम म्यूजिक कर रहे हो, आप हमसे पढ़ने भी आए थे, आप मैंने उस टाइम भी देखा था बहुत सारे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो, गानों पे काम कर रहे हो। तो आपने ये जर्नी स्टार्ट करी कैसे म्यूजिक की? ये म्यूजिक की हाँ, मेरी म्यूजिक की जर्नी जो है वो काफी लंबी कहानी है। बताओ बताओ। मतलब सबसे पहले हमारे फैमिली में म्यूजिक बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है। अच्छा। फादर मेरे आर्मी में थे, तो आर्मी में हो और उनके घर में म्यूजिक का तो कुछ बनता नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो मैं शुरू से गांव में पढ़ता था। ठीक है। तो जहाँ गांव में हम रहते थे वहां पे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बहुत पुराने ख्यालात के, मतलब हमारे घर में कोई टीवी भी नहीं, रेडियो रेडियो तक भी नहीं उस जमाने में। तो कौन से गांव से थे आप, कहाँ से? यहाँ बुलंदशहर के पास शाना पड़ता है, उसके पास एक गांव है। हाँ। तो वहाँ मैं रहता था छोटा सा, और मैंने आई थिंक वहाँ फिफ्थ सिक्स तक मैंने स्कूलिंग की है। तो तब तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि टीवी भी कोई चीज है या गाने भी होते हैं, म्यूजिक भी, मुझे कुछ नहीं पता था। बस अपना स्कूल जाते थे और गांव गांव में घर के और खेत के जो काम होते थे, थोड़ा बहुत छोटे थे तो वो करते थे। समझ गया। फिर ये हुआ कि पापा की पोस्टिंग फर्स्ट टाइम, पहले जैसे दूर दूर इलाके में होती थी, वो उनको पोस्टिंग मिली दिल्ली। और दिल्ली जब उनको पोस्टिंग मिली तो उन्होंने सोचा कि भाई ये पास आ गए हैं, अच्छा यहाँ पे सुविधा मिलती है, क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए। तो ऐसे सब चल रहा था। फिर अब उसके बाद वहां से सब अपना हो गया। देन हुआ कि 2006 में मेरे फादर एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद फिर और परेशानियां हो गई कि कैसे स्कूलिंग वगैरह। फिर जब मेरी ट्वेल्थ हुई तो मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था। मतलब हाँ। ट्वेल्थ मेरी होगी तो मुझे लगा कि भाई अब फादर आर्मी में थे तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैं जो फिजिकल की तैयारी करता था, रेस करता था, सारी चीजें, कि भाई मैं भी घर के लिए सबसे पहले कुछ कोई सरकारी नौकरी लूं और मैं भी कुछ इसमें करूं। तभी एक हमारे यहीं जहां मैं रहता हूँ यहीं पे एक हमारे सीनियर थे भैया। तो वो प्रॉपर म्यूजिक टीचर थे और वो प्रॉपर म्यूजिक कराते थे, बच्चों को सिखाते। तो उनसे मैं टच में था क्योंकि म्यूजिक मुझे पसंद था, मैं गाता भी था, लोग जानते भी थे थोड़ा बहुत। तो उनसे टच में था। तो उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे सजेशन दिया कि भाई तुम गाते बहुत अच्छा हो, अगर इसको प्रोफेशन बना लो, इसको और अच्छे से सीख लो, और चीजें अगर थोड़ा और डिटेल में जाओ तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो फिर मुझे भी लगा कि यार जरूरतें हैं, शायद म्यूजिक करके मुझे जल्दी से काम मिल जाए या जॉब मिल जाए। तो उस वक्त तक मैं ठीक ठाक गा लेता था और मैंने थोड़ा सा गिटार भी सीख लिया था। 3-4 महीने उन्हीं भैया से मैंने गिटार भी सीखा था। तो फिर मैंने भैया के कहने पे मैंने सबसे पहले फिर बीए ऑनर्स किया। उसमें जो मेरा मेन सब्जेक्ट था वो वोकल था, प्रॉपर तो क्लासिकल सीख बीएससी के। छोड़ दी थी, बीएससी छोड़ दी थी। हाँ, वो बीएससी मैंने, वो तो क्योंकि वो तो हो ही नहीं पाई ना, फेल ही हो गया एक तरह से, कि बैक लगी और वो क्लियर नहीं हुई तो फिर से दोबारा करनी पड़ती। और जब वो हो ही नहीं पाई तो फिर उसको दोबारा यार दोबारा करने का बनता ही क्या, क्योंकि वीक हूं मैं तो उसमें। तो फिर मैंने बीए ऑनर्स किया और उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर में ही मैं था और मेरी जॉब लग गई म्यूजिक के थ्रू। तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा, एक कहते हैं ना, पहला पड़ाव। की मैं इतना सब कुछ कर रहा था उसमें मैं फेल होता रहा, लेकिन म्यूजिक में मैं जैसे ही आया, और वो केवल गिटार के बेस पे ही, कि मुझे थोड़ा सा गिटार आता था और मैं उसके साथ सिंग करके ठीक ठाक गा लेता था। तो वो मैंने एक स्कूल में ट्राई किया सबसे पहले। हमारे लोकल में एक स्कूल था, उसमें मैं गया, उनको मैंने गाना गा के सुनाया। उन्हें म्यूजिक टीचर की जरूरत थी तो उन्हें मेरा गाना बहुत ही अच्छा लगा और मैंने गाना सुनाया था कैलाश खेर का तेरी दीवानी। उनको बहुत अच्छा लगा और फिर तो मेरी फर्स्ट जॉब फर्स्ट ईयर में ही, मतलब मैं म्यूजिक का ऐसा भी नहीं था कि बहुत सीख लिया है, मैंने बस एडमिशन लिया था और उसी ईयर मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी। तो जितनी भी मेरी फिर बीए आगे जो भी पढ़ाई हुई वो सब मैंने खुद की। कि जो मैं स्कूल में टीचिंग करके जो मैं मुझे मिलती थी, अर्निंग होती थी, वही मैं फिर उसको अपनी फीस में लगाता था वहां पे, जो मंथली फीस होती थी सीखने में और सारी चीजें।
समझ, तो ये वोकल से जो आपकी जर्नी है ये प्रोडक्शन में कैसे आई है? प्रोडक्शन में ऐसे आई कि मैं, और जब मैं इतना गाने लगा तो मुझे लगा कि भाई गाना मैं गा रहा हूँ, मेरे आसपास लोग मुझे जान गए थे काफी कि भाई ऐसे ऐसे इस नाम का एक बंदा है, बड़ा जबरदस्त गाता है। मतलब मुझे सुनने को मिलता था कि भाई आपके बारे में वहां बात हो रही थी, हमने तो आपको वहां सुना था, तब आपसे मिलने आए हैं या ऐसे। तो सब मुझे सजेशन करते हैं कि भाई गाने निकालो सबसे पहले, और इस चीज में हमारा ध्यान ही नहीं था। हमारा, मेरी जो सबसे बड़ी जो मुझे कमी लगी थी उस टाइम पे, कि हम बस सीखने में रहे और बस गाने में लगे रहे, हर वक्त राग गा रहे हैं या गजलें गा रहे हैं, ठुमरी गा रहे हैं या बॉलीवुड गा रहे हैं, जो भी है। बट हमारा ये फोकस नहीं था कि ये प्रेजेंट भी करना है कहीं पे, समझ। लोगों तक पहुंचाना भी है। तो जब ये पता लगा कि इसको जब तक पहुंचाओगे नहीं, आपको कोई नहीं जानेगा कितनी बड़े आप गाते हो, क्योंकि मार्केटिंग का ही सारा खेल है कि जब तक आप दिखोगे नहीं, बिकोगे नहीं। तो अपने तो गाने निकालोगे नहीं तब तो लोगों को पता हाँ, कैसे? नहीं पता लगेगा। तो फिर मैं और एक मेरा दोस्त था यही इसी टाउन से, वो भी बड़ा अच्छा गाता था, वो मेरे बहुत बाद में आया, धीरे धीरे सीख के वो अच्छा गाने लगा। तो वो और मैं ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि यार मतलब हम कैसे निकाले गाने, हमें तो कुछ आता नहीं है। तो हमने सर्च कर करा के हमें पता लगा कि एक नोएडा में एक एक प्रोडक्शन हाउस है जो नए नए सिंगर्स को चांस देता है, और समझ। ऑडिशंस होते हैं, और आप वहां जाओ तो वो आपको फिर गाने आपके बना के देते हैं। तो हम उनके पास गए, हमने उनको बताया। तो बेसिकली उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि वो ऑडिशन लेते हैं, प्रॉपर सारी चीजें करते हैं। पर जब उन्होंने हमारा गाना सुना दोनों का, तो हमारा गाना काफी मैच्योर था, क्योंकि उनके यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं, बिगनर भी आते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि ये तो मैच्योर है, इनका गाना भी बहुत जबरदस्त है, उन्होंने ऑडिशन वॉडिशन कुछ नहीं, उन्होंने सीधा बोला कि हम आपका गाना कर देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने फीस भी हमसे बोली कि आपको आपको फर्स्ट टाइम इतना देना होगा, देन धीरे धीरे हम आपको साइन कर लेंगे, और फिर हमारे यहाँ आपके गाने आते रहेंगे, आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी, देन यहाँ से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, आपको रियलिटी शो से भी कॉल आने लगती हैं, बहुत सारी चीजें आपको होने लगती हैं। और उस टाइम पे चल भी ऐसा ही रहा था। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, 2018 में हम गए थे वहां पे। तो उन्होंने उन्होंने मेरा एक गाना बनाया, बेसिकली वो कवर चैनल है, वो कवर ही करते हैं, ऑफिशियल वाला उनका कुछ नहीं था। तो मेरा एक गाना बनाया पहला, और मेरे एक फ्रेंड का भी गाना, तो हमारे दोनों के गाने बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आए। मेरा गाना 1 मिलियन गया, और उसका भी 2-3 मिलियन गया था, क्योंकि गाने भी हमने ऐसे सिलेक्ट किए और हमारे बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आए। उस रेस्पॉन्स के बाद भी हमें ये लगा कि अब यहाँ से इतना अच्छा रेस्पॉन्स आया, तो अब हमें बैक टू बैक गाने मिलेंगे। अब बैक टू बैक हम गाने गाएंगे, तो उसमें और भी 2-4 गाने अगर पॉपुलर होते हैं, तो हमें और भी लोग जानेंगे और हमें अच्छे से एक पहचान मिलेगी। बट हुआ इसका उल्टा। क्या हमें एक गाना मिला, जैसे 2018 में एक गाना मिला, फिर दूसरा गाना हमें मिला 2019 में। एक साल बाद, एक साल में तो ऑडियंस गायब हो जाती है, एक साल में नहीं याद रहता कि ये कौन है। और उनके चैनल पे होता ये था कि रोज 10-15 गाने डलते थे, क्योंकि ऑडियंस इतनी आती थी उनके पास। प्रॉपर ऑडिशंस करते थे अलग अलग सिटीज में, और बिग सिटीज में, और वहां से अच्छे अच्छे सिंगर्स ढूंढ के लाते थे। तो उनका बेसिकली एक बिजनेस माइंड वाला एक पर्पस था कि अपने चैनल की ग्रोथ और यूट्यूब से इनकम, ये जो भी था। तो वो इंडिविजुअल आर्टिस्ट पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, जो मुझे लगता है। तो वहां हमें काम नहीं मिला, और हम जैसे तैसे करते रहे, और ये करते करते भी हमने 4 साल खींच दिए, 18, 19, 20, 21 तक हम उन पे डिपेंड रहे। फिर 20 में एक गाना मिला, फिर 21 में एक गाना मिला, ऐसे ही चला। और फिर उन गानों पे रेस्पॉन्स उस तरह से कहाँ था, क्योंकि एक गाने पे जब रेस्पॉन्स आया, लोग उसको याद रखेंगे कि यार इसने ये गाया है, उसका कुछ ही एक महीने में ये या दूसरा आता, तो लोग देखते कि इसने ये वाला गाया था, बड़ा अच्छा था, तो ये और देखते हैं। तो रीच घट गई, मतलब जहां 1 मिलियन थे, वहां किसी पे 1 लाख रह गए, किसी पे 50,000 रह गए, ऐसे व्यूज रह गए। और फिर उसके बाद वो भी आने बंद हो गए। हम वेट कर रहे हैं कि कब गाना देंगे, और वैसे बोल रहे हैं कि हम आपको साइन करेंगे, और आप फिर कहीं कहीं और नहीं गाओगे, और हम आपको बैक टू बैक गाने देंगे। तो वो सब मुझे चीजें तो थोड़ी सी फेक लगी कि हाँ, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद मुझे लगा कि भाई अब हथियार खुद उठाना पड़ेगा, ये जो काम है प्रोडक्शन का, ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। यार उसके बाद जैसे जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन खुला, तो उसी बीच में मैंने मन बना लिया था कि हाँ, इसमें करना तो है कुछ। तो गाजियाबाद में एक भैया थे, उनसे मेरे कांटेक्ट थे, वो एबिल्टन यूज करते थे। मुझे बिल्कुल ना मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में पता था, ना मुझे किसी और चीज के बारे में पता था, और ना मेरे पास उतना पैसा था। पैसा भी मैंने उधार लिया था किसी से, और वो धीरे धीरे मैंने चुकाया। तो सबसे पहले मैं उन भैया के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, और मेरे को आप इतना सिखा दीजिए कि मैं अपना गाना रिकॉर्ड करके और उस पर थोड़ा बहुत मतलब इतना कर पाऊँ कि वो सुनने लायक हो, और मैं उसको कहीं अपलोड कर पाऊँ। जैसे लोग गिटार लेके कवर करते हैं या नॉर्मल पियानो पे कवर करते हैं, मैं इतना कर पाऊँ। बोले ठीक है। तो मैंने उनसे वो धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने इक्विपमेंट्स के बारे में मुझे पूरी नॉलेज दी कि ये चीज़ ऐसे ऐसे काम करती है, साउंड कार्ड होता है, देन माइक है, ये ऐसे अटैच होते हैं, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें। अब जब इतना किया, तो मेरे को लगा कि भाई
मैं गाने बनाने लगा। मैं अपने यार दोस्तों के या छोटे मोटे जो मुझे लोग जानते थे, जो बहुत कम बजट वाले होते हैं ना, कि भाई हमें भी एक दो रील बनवा दो, हमारे भी एक दो गाना करवा दो, तो उनके मैं बनाने लगा। लेकिन जब मैं गाने बना रहा था तो फिर मेरे को एक एक चीज मेरे को फिर अब परेशान करने लगती है यहाँ पे, कि मैं वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा। क्योंकि जो चीज मैं बाहर सुन रहा हूँ वो मैं तो दे नहीं पा रहा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी चीजें, गा भी रहा हूँ सारी चीज, लेकिन वो चीज नहीं आ रही जो बाहर लोग दे रहे हैं। हम्म। तब फिर मैंने बहुत सर्च किया कि मुझे क्या करना चाहिए, बहुत सारी वीडियोस देखी, क्योंकि मैं कोई भी काम ऐसे नहीं करता। मैं पहले बहुत उसके बारे में रिसर्च करता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या सीखना चाहिए और मेरी कमी क्या है। तो मैंने देखा कि उसके लिए प्रोडक्शन की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। अभी मैं बस ऐसे ही डॉ सीख के आ गया कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, ऐसे रिकॉर्ड कर लो, ऐसे बजा लो। तो प्रॉपर जो डिटेलिंग है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी, कि एक्चुअल में साउंड है उसके अंदर ऐसे ऐसे इतनी फ्रिक्वेंसीज है, वो कैसे कैसे उनको बजाते हैं, कैसे क्या करते हैं। मैं अंदाजे से कर रहा था सारी चीजें। समझ गया। तब मैंने काफी चीज देखी, और उसी बीच में जब मैं ये सब देखता था तो फिर मुझे बेस लीला का ट्यूटोरियल सबसे पहले मुझे मिलता है। समझ गया। वो ट्यूटोरियल मुझे मिला, मैंने उसमें देखा तो मेरे को वो एकदम ऐसे था कि वाह क्या बात है, मतलब इतना अच्छे से कोई एक्सप्लेन कैसे कर सकता है। समझ गया। तो फिर मैंने काफी चीजें और भी, मतलब मैं उस दौरान सर्च कर ही रहा था। और आप बिलीव करना, मेरे फोन में उस टाइम पे आई थिंक 20 से 25 मैंने कैसे किया हुआ था, प्रोडक्शन हाउस 1, प्रोडक्शन हाउस 2, ऐसे करके 20 से 25 नंबर सेव थे। सबसे मैंने बात की, सबसे बात करने के बाद मेरे को जो सबसे अच्छा जो लगा, जो मेरी बात बनी, मेरी बात होने के बाद मुझे अच्छा लगा, और मुझे सबसे जो उनका कंटेंट था जो मुझे समझ में आया, वो था बेस लीला। और उस वक्त भी मैं कहीं किसी प्रोडक्शन में गया हुआ था, वहां पे जाके मैंने कॉल की थी। और मुझे याद है सबसे पहले जो है कार्तिक भैया ने कॉल उठाई थी, और उनसे उनसे मेरी सारी डील हुई कि भैया ऐसे ऐसे मुझे सीखना है। और मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मैं बना लेता हूँ उसकी वो फील नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि ये गाने जैसा लग रहा है। वो ठीक है कि म्यूजिक बज रहा है, मैंने गा दिया वो। तो तब फिर मैं मेरा उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपको, तब प्रॉपर मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई। और वहां जाके जो बारीकियां पता लगी कि भाई ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, और लेयरिंग होती है, साइड चेन होती है, ये सारी चीजें तब जाके मेरे गाने। और फिर वो अपना एक ऑफिशियल 2-3 ऑफिशियल गाने बनाए थे, वो आपने भी सुने और लोगों ने भी बहुत ही पसंद करे वो, कि हाँ बहुत अच्छा बनाए थे। ऐसे ये प्रोडक्शन में आया। देन आने के बाद पहले तो यही सोच के किया था कि अपना करूंगा, हाँ। लेकिन फिर और भी लोग आने लगे कि भैया हमारा भी करो। फिर वो धीरे धीरे करते हुए प्रॉपर एक प्रोडक्शन का एक जगह और जरिया स्टूडियो डालना बन पड़ा, गए। कि लोगों का करना है तो जगह होनी चाहिए। अब लोगों को घर पे तो बुला नहीं सकते सबको कि भाई हाँ। आते। हाँ। हाँ। तो ऐसे ये हुआ स्टूडियो का। देन फिर मैंने यहाँ पे एक रेंट पे जगह ली, और फिर यहाँ पे मैंने अपना छोटा सा सेटअप जो था मेरे पास सामान, और फिर धीरे धीरे वो इम्प्रूव भी किया। पहले मैं 80-20-20 माइक यूज करता था, फिर आपसे सजेशन लिया सारी चीजें, फिर वो लुइट का 440 प्योर लिया। देन धीरे धीरे थोड़ा सा क्वालिटी वाइज थोड़ी सी चीजें इम्प्रूव की हैं। तो इस टाइम पे अभी लाइक आप वोकल सिंगिंग में भी हो, इसमें भी हो, तो ओवरऑल आप लाइक जो आपके महीने के लाइक इनकम होती है उससे और आपके महीने के खर्चे कैसे रहते हैं, वो आप स्टूडियो को लेकर कैसे मैनेज करते हो? मैनेज किया, मतलब सारी बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब अभी अभी मतलब उस दौरान भी जब मैं स्टूडियो कर रहा था, उस दौरान भी मेरे ये सारे काम साथ साथ में चल रहे थे। मैं समझ लाइव शोज भी करता था। समझ गया। मतलब लाइव शोज जैसे कैरियोके नाइट्स होती हैं, हाँ। या गिटार के साथ होती हैं, तो वैसे मैं जाता था। और वहाँ प्रॉपर सैलरी बेस पे ही होता था हमारा, कि हमें 4 दिन जाना होता है इवनिंग में, और हम्म। वही 2.5-3 घंटे की परफॉर्मेंस होती थी। तो गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में जो क्लब्स हैं, तो हमारा होता था जहाँ पे भी हमारी डील हो जाती थी, हम वहाँ पे अपना काम करते थे। वो चलता था। रफली कितना पे कर देते थे? अब वो एक तो आर्टिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि ठीक बिल्कुल है। फ्रेशर हो तो कम ही मिलेगा, लेकिन आप अच्छा गाने वाले हो और आपको ऑडियंस भी समझ में आती है कि अगर उनका मूड कैसा है, आप नचाने वाला भी गा रहे हो, आप अच्छा भी गा रहे हो, तो बेसिकली मिल जाते हैं 25-30 हजार रुपये मिल जाते हैं अच्छा, 4 डेज के? 4 डेज के। बल्कि मैं अब ये तो मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं वो चीजें कम कर रहा हूँ। बट अभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ में उस वक्त करते थे, वो 70-80 थाउजेंड रुपये लेते हैं क्लब्स में। 4 दिन के लिए? 4 दिन के केवल, 5 तो कोई नहीं करेगा, 3-4 दिन की। और वहां से जो लाइव शोज मिलते हैं हाँ। उनके पास, अब वहां पे बड़े बड़े क्लब्स में, पब्स में अच्छे लोग आते हैं। मतलब वहाँ आम आदमी या नॉर्मल तो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती हैं। तो वहां पे जो छोटी छोटी पार्टीज, या वो जो उनके जो शोज मिलते हैं ना, वो सोलो परफॉर्मेंस के, और वो बंदे सोलो परफॉर्मेंस के भी अगर कहीं बाहर करने जाते हैं तो 50,000 रुपये नॉर्मल लेते हैं समझ। बैंड के साथ। कि भाई 2 बंदे होंगे, एक का जोन होगा या ड्रम होगा और गिटार पे होगा, उस पे इतना ले लेते हैं। तो शोज से भी मेरे को काफी वो मिलती है कि हाँ, उतने नहीं करता मैं,
कम करता हूँ, बट हाँ उसका उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि हाँ शोज हैं तो काफी अच्छी इनकम वहां से आती है। तो ये शोज के लोग आपको मिले कि आपने सबसे पहले एक इवेंट्स में, क्लब्स में आप परफॉर्म करा, नाइट्स में जैसे आप बता रहे हो, यहाँ से जब आपने परफॉर्म करा तो यहाँ से आपकी इनकम बेस शुरू हुई, और वो भी इसलिए हुई क्योंकि आपकी सिंगिंग अच्छी थी, जो मेरे को हाँ समझ सही। आई कि आप लाइक आपने प्रोडक्शन भी सिंगिंग की वजह से ही स्टार्ट करी। तो जब हाँ आपको हाँ वहाँ पे, मान लो आप जो पुराना प्राइस बता रहे हो, आप 4 नाइट्स के 25 मिल रहा था, अब आप 70 to 80 अर्न कर रहे हैं, तो वहां से ही फिर और लोग कनेक्ट कर रहे हैं जिससे आपके पर्सनल इवेंट्स भी मिल रहे हैं, क्या आप वहां पे? बिल्कुल मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। समझ गया। बट उसमें ये है कि आपको फिर बाकी चीज अब आपको डिसाइड कर, अब मेरा थोड़ा सा मेरी कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि मेरा स्टूडियो भी है और मैंने यहाँ क्लासेस भी ले रखी हैं, तो और मेरा खुद का रियाज, क्योंकि मैं, एक तो होता है कि नॉर्मल कुछ लोग होते हैं कि सीख लिया कि वो हम्म। गिटार पे गाने गाते हैं, उनका ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन मेरा क्या है कि मैंने डीप क्लासिकल चीजें सीखी हैं। समझ- मेरे को वो भी प्रैक्टिस करनी होती है, मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीजें खराब हो, मैं वो भूल जाऊं सारी चीजें, तो मुझे उसके लिए भी समय चाहिए होता है। तो मैं अभी भी शोज करता हूँ, बाकी क्लब्स के तो नहीं करता, लेकिन मेरे पास प्राइवेट आते रहते हैं, आप वो मैं करता हूँ। मंथली क्या क्या चीजें करते हो, लाइक आपकी जो इनकम स्ट्रीम है वो किन किन चीजों में डिवाइडेड है? एक सबसे पहला जो है, जो बिल्कुल जो मेरा कंटिन्यूसली चल ही रहा है, हम्म, सबसे पहले मैं स्कूल करता हूँ। समझ गया। स्कूल एज एन? ठीक है? स्कूल होते हैं, उसमें मैं पार्ट टाइम क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। समझ गया। अब अगर मैं फुल टाइम जाऊंगा, 7 के 7 दिन जाऊंगा, तो स्कूल जो होते हैं वो उनका टाइम होता है 8 to 2 PM। हाँ जी। यानी आपका आधा दिन गया, वहां से थके हारे आओगे, आप फिर कुछ करने के लायक रहोगे नहीं। ट्रू, हाँ। तो वो मैं करता हूँ पार्ट टाइम बेसिस पे ही, कि 2 या 3 डेज देता हूँ किसी भी स्कूल में। हम्म, तो वहां से स्कूल्स का बहुत अच्छा है कि मैं 2 3 डेज दे रहा हूँ और मेरे 6 घंटे जा रहे हैं, तो हम्म। वहां से भी बहुत इजीली मेरे को 25 30 हजार रुपये मिल जाते हैं। 25 to 30 के आप जस्ट स्कूल से ही अर्न कर रहे हो, मंथली हाँ बता हाँ रहे हो? हाँ हाँ, स्कूल और से। वो आप हफ्ते के 2 से 3 दिन ही दे रहे हो? हाँ हाँ, बस बस 2 दिन, अभी अभी फिलहाल मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां मैं 2 ही दे रहा हूँ, 3 भी नहीं दे रहा हूँ। कुछ दिन नहीं दे रहे ना आप, कुछ आवर्स दे रहे नहीं नहीं, बस बस ये बल्कि 1 बजे छुट्टी हो जाती है, देन हो? स्कूल से एग्जिट करने का टाइम 2 बजे का होता है, तो बस थोड़ी देर बैठ के चाय वाय पियो अपना और 2 बजे निकल लो। समझ गया। तो और अब लाइक ये हो गया आपका स्कूल में टीचिंग साइड, और इसके हाँ, अलावा क्या क्या चीज आप कर रहे हो? इसके अलावा क्लासेस होती हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्लासेस होती हैं, क्योंकि मेरे काम में क्लासेस जो है उतनी ज्यादा नहीं होती, जैसे कंपेरिजन डांस के कंपैरिजन कम ही क्लासेस होती हैं, लेकिन जो भी होती हैं वो हम्म, बहुत कंसिस्टेंट और प्रॉपर होती हैं, क्योंकि वो लोग फिर मेरे पास वही आते हैं जिनको कुछ करना ही है या सिंगर ही बनना है। हम्म, क्योंकि शौकियाना तो ये चीजें चलती नहीं है, शौकियाना 1 या 2 महीने चल सकती हैं, लेकिन जो प्रॉपर, तो मेरे पास, मैं इतने समय से यहाँ हूँ तो मेरे पास बहुत अच्छे ही क्लाइंट्स हैं जो बहुत प्रॉपर वे में सीख रहे हैं, और मेरे को क्लास इससे पड़ जाता है। अभी मेरे पास, मैं आपको बताऊं, मेरे पास 15 16 बच्चे हैं ठीक है। जिनको मैं एक ग्रुप, एज ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, एज ग्रुप के हिसाब से 3 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाना पड़ता है, तो उसमें मेरे जाते हैं 2 3 आवर्स जाते हैं। मैं ज्यादा नहीं, 2 या 3 बैच बनाता हूँ। तो हम्म, उससे, और जो फीस होती है वो अराउंड 2K और 3 3 4 तक जाती है। समझ गया। तो हाँ, तो इजीली वहां से मेरे को पड़ जाता है 25 30 वहां से पड़ जाता है, क्योंकि 2 हजार रुपये फीस तो बेसिक है, 2 से कम तो है ही नहीं। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, हाँ। और अगर 10 बच्चे भी हैं तो सीधी सी बात है, 20 हजार तो दो से सीधे बैठ रहे हैं। समझ गया। तो आप एक आप स्कूल में भी टीचिंग कर रहे हो हाँ वोकल की, हाँ, बिल्कुल एक आप बिल्कुल। पर्सनल भी वोकल की टीचिंग कर रहे हो, और आप लाइक प्रोडक्शन भी कर रहे हो, मिक्सिंग भी कर रहे हो, ये सब भी कर रहे हो? हाँ, ये तो है ही, ये तो मैंने सीखा ही है, तो ये तो मैं हाँ। बता रहा था कि ये जब मैंने सीखा, उसके बाद जब मैं यहाँ बैठा आके मैं करने लगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, जैसे आप आ जाते हैं तो आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं म्यूजिक फील्ड के, कि उनको लगता है कि यार भैया आप जैसे थोड़ा थोड़ा गाने आप निकाल रहे हो, यार हमारे भी निकाल दो कुछ गाने। समझ गया। शुरू में तो मैंने ऐसे ही किया, मतलब जो भाईचारे वाले हैं, क्योंकि शुरू में तो मुझे भी ये था कि मेरा भी हाथ साफ होगा, थोड़ा मैं भी करूँ नई नई चीजें, तो मैंने वो चीजें की, और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे मेरे साथ के लोग कहते हैं भैया ऐसे ऐसे कोई है, और उनको गाना बनवाना था, वो तो मेरे से पूछ रहे थे, तो आप मेरे को बताइए आप कितना चार्ज लेंगे। तो ऐसे मैंने करके शुरू में, सबसे पहले मैंने जो है, सबसे पहले जो काम किया एक लड़के का, वो मैंने 5 हजार रुपये उसके मांगे, ठीक है। और मुझे वो गाना मिल गया कि हाँ भैया आप मेरा गाना करो। पहला गाना वो था, 5 हजार में मैंने वो किया। हम्म, तो पहले गाने के हिसाब से मेरे लिए वो बिल्कुल अच्छा, हरियाणवी जॉनरा भी मेरे लिए तो नया ही था, क्योंकि मैं तो हम्म, पियानो उस पे बॉलीवुड गा रहा था, वो सारी चीजें, तो वो मेरे लिए नया था, तो वो मैंने कर दिया जैसे तैसे, और वो उनको अच्छा भी लगा। देन वहां से वो एक गाना मैंने किया, देन उसके बिना पे मुझे 4 5 गाने एकदम से और आए सेम ही जॉनरा के। समझ गया।
और ऐसे करते-करते फिर थोड़ा-सा मैंने और हाथ को फैलाया। देन जब मैं बे ये तो शुरू का बता रहा हूँ, हाँ, हाँ। बेस लीला जॉइन करने से पहले का। लेकिन जब बेस लीला जॉइन किया, मुझे जब जॉनरास पता लग गई, मैं खुद पॉप बनाने लगा, मैं ड्रिल भी कर रहा था, मैं रेगे भी कर रहा हूँ, तो उस पे फिर मेरे पास थोड़ा-सा हिप हॉप वाले, रैप वाले कंटेंट भी आने लगे। और उसके साथ-साथ अभी रिसेंटली जो मैंने भजन का किया है, हाँ, हाँ। जो है वो उससे मेरे पास भजन के भी आ रहे हैं, तो मैंने काफ़ी अच्छे-अच्छे भजन भी लोगों के बनाए हैं। तो और आप अभी रिसेंटली भजन में आप मेरे को क्या बता रहे थे, किस टाइप से भजन बना रहे हो आप वो? भजन में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अपना जैसे एक तो सबसे पहले कि भजन, ज़्यादातर आपने भजन का नाम सुनते ही आदमी के दिमाग में एक ही चीज़ ध्यान आती है, ढोलक, तबला और वो हाँ। रिदम बज रही है, कहरवा बज रहा है और उस पे भजन होता है। हाँ, हाँ। बट मैंने थोड़ा-सा देखा कि लोग आजकल के म्यूज़िक के साथ कर रहे हैं। तो समझ मैंने सबसे पहले एटमॉस्फेरिक म्यूज़िक, पीछे पैड्स हैं, पूरा पियानो एम्बिएंट है, उसके साथ पहले मैंने और कोई रिदम नहीं रखी है, और वो रिवर्ब जैसे इतराज़ करते हैं ना, वो एक्स्ट्रा रिवर्ब के साथ एक थोड़ा-सा माहौल बना देना, वैसा मैंने स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि इसमें थोड़ा-सा और कुछ नया करते हैं, और वो नए के ख़्याल भी इसलिए आया क्योंकि कुछ भजन मैंने प्रॉपर बॉलीवुड की जो गाने होते हैं, उनकी ट्यून पे बना रखे थे, ऐसे जैसे गुनगुनाते हैं कि भई इस पे अगर भजन, तो मुझे लगा कि इसको ऐसे पेश करना चाहिए। मैंने क्या किया कि जैसे कोई बॉलीवुड गाना है, उस पे एक भजन कैसे हो? मैंने उसको पेश किया, तो मैं क्या करता था, उसमें पहले मैं ऊपर गाना दिखाता हूँ। ठीक है। ये वाला गाना, गाइज़ आपने ये वाला गाना तो सुना ही होगा। अब ये गाना एक भजन होता तो कैसा साउंड करता? समझ देन गया। उसी म्यूज़िक को मैं फिर अपने भजन के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, देन फिर मैं उसको वहाँ पे उसको प्ले करता हूँ। तो वो एक बहुत ही यूनिक कंटेंट है कि, और उसपे अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा था, इंस्टाग्राम पे मैं कर रहा था। हाँ, हाँ। तो इस तरह से मैं ये चीज़ें कर रहा था, और वहाँ से मेरे को क्लाइंट मिल रहे थे कि समझ भई वहाँ से मेरे को डीएम आते थे कि आप बहुत अच्छा ये जो भजन का कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे भी ऐसा भजन बनवाना है, तो इसका क्या है? तो वहाँ से मेरे को काम मिलता था भजन का। और सम फिर वो भजन का भी ऐसा मिलने लगा कि मेरे पास जैसे ज़्यादातर तो वैसे ही आते थे, ये हुँ, ढोलक तबले वाले ही, लेकिन उनको मैं मॉडिफ़ाई कर देता था चीज़ों को। मैंने देखो ढोलक तबले वाला यही मैं कर दूँगा, कुछ भी नहीं है उसमें। म्यूजिशियंस आएँगे, बजा देंगे, या लूप्स पे काम होगा। लेकिन चीज़ें ये चल रही हैं। उनको मैं 2-4 एग्ज़ाम्पल्स दिखाता था कि थोड़ा-सा इसमें ड्रम भी होना चाहिए, रिदम हम रख देंगे, ढोलक और तबला थोड़ा साइड में रख दो, समझ परकशन के तौर पे चलता रहेगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो मैं उनको मॉडिफ़ाई करके और मैं अपनी ज़रूरत का काम फिर निकालने लगा। उन पर रिस्पॉन्स भी आ रहा था अच्छा खासा। समझ तो फिर ऐसे करके मेरे पास स्टूडियो का भी काफ़ी काम है, भजन का आता है, और रैप, हिप हॉप के भी थोड़े से आ जाते हैं ट्रैक। लेकिन वो होते हरियाणवी हैं वो भी। मतलब समझ हरियाणवी भी जो थोड़ा-सा होते हैं कि थोड़ा-सा आज के ज़माने का म्यूज़िक चाहिए या रैप चाहिए, और प्रॉपर देसी वाला तो है ही काम। तो स्टूडियो का मेरे पास आ जाते हैं, महीने में मैं यहाँ पे नॉर्मली 6 से 10,000, 15,000 तक भी ले लेता हूँ एक ट्रैक का। वो ट्रैक के ऊपर है कि उसमें लाइव म्यूज़िक डल रहा है, तो वो थोड़ा महँगा हो जाएगा। कोई समझ कीबोर्ड प्लेयर बुलाना पड़ेगा या कुछ ऐसा। तो चीज़ें हैं, बाकी 8-10 ट्रैक तो आ जाते हैं। तो तो साथ में आप ये भी करते हो, टीचिंग भी, मिक्सिंग मास्टरिंग भी करते हो? सब मुझे यहाँ, हमारे यहाँ ये होता है कि मुझे कंप्लीट ही करके देना है। समझ गया। तो आप ऐसा नहीं करते कि आप आपके पास सिर्फ मिक्सिंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो आप करते हो तो पूरा कंप्लीट करते हो, लाइक प्रोडक्शन? मिक्सिंग के भी कुछ आ जाते हैं। वो 1-2 होता है बहुत ही, कि 1 महीने में 1-2 आ गया। समझ आते हैं मिक्सिंग के भी। लेकिन हमारे यहाँ जो चल रहा है ना, उसमें यही है कि कंप्लीट ही करके देना है। आपके पास एकदम कोरा कागज़ आएगा, हाँ। आपको लिखना है, अब वो आपके हाथ में है कि आप उसको कितना कितना हाइलाइट कर रहे हो, उसमें ड्राइंग बना रहे हो या क्या कर रहे हो। वो एक लिरिक्स लेके आते हैं मेरे पास, कि ये लिरिक्स है, और वो अपना गा के भी बताते हैं कि हमारा ये ऐसे-ऐसे है गाना। देन उसमें जो कंपोज़िशन वाइज़ करेक्शंस है, वो भी मुझे करने पड़ते हैं। समझ गया। आप क्योंकि गाइड अगर कॉम्पोज़िशन ही नहीं है सही वे में, तो मैं उसमें कहाँ से कॉर्ड्स दूँगा, कैसे मैं उसको कर पाऊँगा? तो वो उनका करेक्शन करा के, और फिर उनको अच्छे से उनकी डमी लेके गवा के, देन वो पूरा सारा फिर वो मुझे ही करना पड़ता है। हमारे यहाँ मतलब हरियाणवी का ऐसे ही होता है। बाकी कुछ कंडीशंस में है ऐसा भी कि मिक्सिंग के लिए या प्रोडक्शंस के लिए अलग से जो थोड़े से मैच्योर हैं, जिनको पता होता है कि भई हमें कितना काम कराना है, या हमें बस इतना ही चाहिए, तो उनका फिर मैं उतना ही करता हूँ। समझ गया। तो अब इन सारी चीज़ों से आप मंथली ऑन एन एक रफ एवरेज कितना आप अर्न कर लेते हो? ये तो फ्लक्चुएट होता रहता है। वैसे बेसिकली मैं अगर कहूँ तो 70 के अराउंड मेरा चलता रहता है, 70-75, इतना समझ इतना रहता ही है। कुछ चीज़ों का तो फिक्स है। जो जो स्टूडियो का काम है, हुँ, जो प्रोडक्शन का काम है, वो फ्लक्चुएट होता है ज़्यादातर तो, कि कभी काम कम है, कभी ज़्यादा है। फेस्टिवल्स में ज़्यादा जैसे भजन के काम बहुत आ जाते हैं। जैसे ही राधाष्टमी या जन्माष्टमी आएगी,
सब एकदम जाग जाएंगे कि भजन बनाने हैं। समझ गया। मेरे को अब ये जानना है, लाइक जो सबसे ज्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है वो ये है कि अब ये सारे लोग जो आपको रीच आउट कर रहे हैं हम्म। आज के टाइम पे, ये आपको किस किस मीडियम से रीच आउट करते हैं? क्या वो ऑफलाइन मिलते हैं, क्या वो ऑनलाइन मिलते हैं, क्या आप कहीं जाते हो लोगों से मिलते हो, वो काम कैसे करते हैं, लोग आप तक पहुंचते कैसे? बेसिकली तो दोनों ही तरीके हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ठीक। ऑनलाइन जैसे मैं अभी ये जो मैंने भजन वाला जो किया है, हाँ हाँ। अब से पहले जो मैं प्रोडक्शन कर रहा था, मैं कुछ ऐसा ट्यूटोरियल तो डाल ही नहीं रहा था। ठीक मैं है। तो केवल बॉलीवुड गाने अपने किए और मैं वो डालता था। लेकिन जैसे मैंने भजन वाला करना स्टार्ट किया है, और कि अगर ये गाना ऐसे होता तो, और वो प्रॉपर सेटअप दिख रहा है सारी चीजें उसमें। और मैं उसमें मैंने कुछ रील्स में कुछ गानों में लिखा भी कि अगर आपको ऐसा कंटेंट कराना है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, तो वहां से मेरे को भजन का काम मिल रहा है। और दूसरा, और जो ऑफलाइन वाला है वो तो एक गेम है ही, कि आप अगर किसी का काम करते हैं वो लिंक्स बनते हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो हम कहीं मेन रोड पे खोल रहे हैं स्टूडियो, तो देखेंगे लोग, अरे स्टूडियो चलो ले लेते हैं कुछ। ऐसा तो है नहीं। तो हमारा तो लिंक का ही है मैम। जैसे हमने किया, मैंने मैंने यहाँ पे लोकल में जैसे कुछ अभी रिसेंटली मैंने, एक भैया है उनका भजन किया था, तो उनका वो प्रॉपर ढोलक तबले वाला ही था। उन्होंने बोला कि मेरे को ट्रेडिशनल ही चाहिए, पुराना ही, बट थोड़ा बहुत मीठा मीठा स्लो स्लो चाहिए। मैंने उनका किया, ठीक तो है। उन्होंने वो भजन किसी को सुनाया होगा शेयर करके। तो हम्म। फिर उनका मेरे पास उन्होंने नंबर लिया होगा उनसे, देन मेरे पास कॉल आया कि मेरे को वैसे ही भजन कराने हैं, मेरे को 2-3 भजन अपने कराने हैं। तो इस तरह से फिर वो कांटेक्ट बेसिस पे मेरे को ये काम आते हैं। आपको ऑफलाइन भी मिल रहे हैं क्योंकि आपने स्टार्टिंग में वहां पे वोकल एज अ वोकलिस्ट काम करा, तो नेटवर्क बना, हाँ, उससे जो वो एक नेटवर्क बन रहा है। नेटवर्क के थ्रू ही ज्यादा है, मतलब काम अगर मैं कहूँ तो 60% 70% नेटवर्क के थ्रू है। और सोशल मीडिया के थ्रू भी है, बट उस तरह से मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया। अभी मैं, अगर मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं, जैसे मेरा चैनल जो है उस पे अगर मैं जो भी मैंने अभी तक गाने बनाए हैं, चाहे वो हरियाणवी हो, भजन हो, कुछ भी, अगर मैं उनकी एक छोटी सी एक रील के अंदर प्रोसेसिंग दिखाने लगूं कि मैंने ऐसे किया है, तो वहां से फिर गारंटेड लोग आएंगे, क्योंकि जब भजन पे आ सकते हैं तो उस पे भी आएंगे। ये समझ तो गया। एंड गाइस, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है लाइक वोकल सीखने के लिए, या फिर आप म्यूजिक प्रोडक्शन करवाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली शिवम को रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी डिटेल्स रहेगी। तो शिवम, मेरा लास्ट क्वेश्चन अब ये है कि जी। क्या प्लान कर रहे हो? मतलब अब लाइक आपने इसे ऑलमोस्ट हमने सारी डिस्कशन करी, अब इस स्टेट पर जब आप मंथली मल्टीपल इनकम सोर्स से इतना अर्न कर रहे हो, तब आपका फ्यूचर का क्या प्लान है कि यार ये करना है या फिर ये नहीं करना है, ऐसा कुछ? फ्यूचर में मैं दो चीजें अभी फिलहाल प्लान करके चल रहा हूँ। हाँ। अभी तो मेरे पास काफी चीजें हैं, जैसे कि प्रोडक्शन है, अब ये मैंने सीख लिया। तो ये चीजें ऐसी हैं कि ये सीख ली तो ये तो कहीं जाने से नहीं है, इसको तो इम्प्रूव जितना करोगे उतना ही आपको फायदा देंगी। तो सबसे पहले मैंने जो सोचा हुआ है कि मैं सबसे पहले यूट्यूब पे कब्जा करने वाला हूँ। समझ गया, यूट्यूब पे कंटेंट। यूट्यूब पे कंटेंट, और वहां से बहुत सपोर्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जैन करके एक सिंगर हैं, उनके भजन आप जब सुनोगे तो आपको पहली बात तो वो भजन लगेगा नहीं उसमें। हाँ, भगवान का नाम होगा, सारी चीज, लेकिन वो म्यूजिक इतना कमाल का, जैसे पूरा वाइब वाला म्यूजिक, जैसे पॉप म्यूजिक, और जैसे मितराज के म्यूजिक होते हैं बड़े अच्छे एम्बियंट टाइप के, वैसे म्यूजिक के साथ वो भजन करते हैं। और बड़ा कमाल का उनका रेस्पॉन्स होता है, 50 मिलियन 100 मिलियन तक उनके गाने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि पसंद आ रहा है। तो उस चीज को मैं सबसे पहले कर रहा हूँ, और मैंने भी उस तरह के भजन पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। मेरे अगर ये काम ग्रो होते हैं तो फिर मैं इन्हीं पे फोकस करूंगा, एक तो यूट्यूब पे, क्योंकि मैं सिंगर हूँ। बेसिकली मेरा जो मेन है वो है सिंगिंग का, क्योंकि मैंने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आपने बहुत छोटे से ही प्रोडक्शन का आप करने लगे थे, आप बता रहे थे कि आपने वो पुराने लैपटॉप पे वो बीट्स बनाते थे, सारी चीजें। लेकिन ये प्रोडक्शन का काम तो मैंने अब आके बहुत बाद में किया, लेकिन मैं गाना इस प्रोडक्शन से भी 10 साल पहले से कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने उससे प्रोडक्शन करने से पहले बीए एमए और ये सब कर चुका था। तो यानी मैं म्यूजिक वोकल की बात करूँ तो मैं बहुत उसमें डीप में जा चुका था। मैं सीख रहा था, गा रहा था, परफॉर्मेंस हो रही थी, शोज भी कर रहा था। तो मेन तो वही है कि मेरे दिल को जो सुकून मिलेगा वो तो मिलेगा कि मैं गाने से कुछ करूं। एज एक आर्टिस्ट मैं पॉपुलैरिटी मिले आर्टिस्ट के तौर पे, तो वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात है। बट उस गाने को या आर्टिस्ट को बनाने के लिए प्रोडक्शन और बाकी चीजें भी उतनी अहमियत रखती हैं, क्योंकि मैं अपना गाना बना के ही पेश कर पाऊंगा, तभी शायद लोग जान पाएंगे। मेरा भी इन चीजों पे फोकस है कि मैं अपने गाने को इम्प्रूव करूं और यूट्यूब तक पहुंचाऊं, और वो सब होगा मेरे प्रोडक्शन की वजह से ही। तो ये है मेरा आगे का प्लान, कि हाँ मैं और थोड़ा एक नए स्टाइल में भजन को मैं ला रहा हूँ, कि वो ढोलक और तबले का मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हटा दिया है अब, क्योंकि वो, क्योंकि लोगों को ना नया चाहिए कुछ। जब आप पहले आ भी रहे थे हमारे सेशंस में ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तब आप ढोलक तबला तब बना रहे थे, तब आप सोच भी रहे थे यार ये नए नए स्टाइल बनाऊं, बट आई गेस अब आप वो बना पा रहे हो और अच्छे से।
उस वक्त मुझे पता ही नहीं था। और वहां बेस लीला में जाने के बाद मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे अलग अलग जॉनरा के हिसाब से लोग काम करते हैं। मुझे तो जॉनरा पता ही नहीं था, मुझे तो ये पता था ये बीट होती है, ये कहरवा होता है, ये दादरा होता है, जो हिंदी हिंदी रिदम्स होती हैं, और उसके हिसाब से बस मैं बना देता था जो भी बनता था। बट अब चीजें थोड़ा सा, अभी मैं जो भजन बना रहा हूँ उनको मैं देखता हूँ कि पहले मैं बीपीएम देखता हूँ उनका, खुद उनकी रिसर्च करता हूँ, देन चैट जीपीटी जाके देखता हूँ कि इस बीपीएम में क्या क्या जॉनरास हो सकते हैं, फिर उनको सुनता हूँ कि ये कैसा कैसा साउंड कर रहे हैं, क्या ये मेरे भजन में ये रिलेट करेंगे। तो वो सारी चीजें करके फिर मैं करता हूँ, कोशिश करके फिर मैं देखता हूँ कि बेस लीला पे जाके देखता हूँ कि अगर ये स्टाइल है तो उसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं, वो सारी चीजें मतलब पूरा स्टडी करके और फिर मैं उसको बनाने स्टार्ट करता हूँ। समझिए। और गाइज आपको डेफिनेटली इस एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे कोर्सेज के अंदर तो आप डिस्क्रिप्शन में इसको चेकआउट कर सकते हो। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि लेजी मत बैठो, फटाफट से एक्शन लो।